हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप्स पर बात करेंगे। स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप्स इन इटली, इतालिया और इटली। सो इटली में जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कब अनाउंस होती हैं और आप कब अप्लाई कर सकते हो। आज इस पर एक जनरल ओवरव्यू में दूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे देखने को मिल रहे थे कि हमारी जो है कितनी जीपीए होनी चाहिए कि उस पे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या हमारे ग्रेड्स कितने होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपको मैं इस वीडियो में दूँ। स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इटली में जो है एडमिशन्स सबसे पहला स्टेप होता है। एडमिशन्स के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है आपकी प्री एनरोलमेंट। मतलब अभी एडमिशन्स ओपन हो गए हैं और ये एडमिशन्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करते हैं। किसी की लास्ट डेट फ़ेब में होती है, किसी की मार्च में, किसी की अप्रैल में, किसी की मई, किसी की जून। तो ये चलता रहता है। जो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है प्री एनरोलमेंट। प्री एनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि ये बंदा जो है वो एम्बेसी में कल को आके वीज़ा फ़ाइल करेगा। जब आप उसमें एनरोलमेंट करते हो, उनकी एक वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी पोर्टल कहते हैं। आप वहाँ पर एनरोलमेंट करते हो, तो आपके पास जो आपने अपनी डिटेल्स पुट की होती हैं, ये एडमिशन के बाद का स्टेप होता है, बिना एडमिशन के ये नहीं होता। तो आप वो डिटेल्स पुट करते हो, तो एक कॉपी आपके पास आती है, एक कॉपी एम्बेसी जाती है या कॉन्सुलेट जाती है। उसका ये मतलब होता है कि कल को ये बंदा आके वीज़ा फ़ाइल करेगा। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, वो तीसरा स्टेप होता है स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप और वीज़ा थोड़ा-सा आगे-पीछे होता है। अब स्कॉलरशिप जो है हर रीजन की अलग-अलग होती है। अब रीजन का क्या मतलब है? इटली में बहुत सारे रीजन्स हैं। अब जैसा कि मैं कुछ आपको सिटीज़ के नाम बताता हूँ, वो उस रीजन में आते हैं। अब जैसा कि आपने एर्गो का नाम सुना होगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो तकरीबन एर्गो पे होती हैं, क्योंकि मैं खुद स्कॉलरशिप होल्डर हूँ एर्गो का। तो मुझे उसका अच्छा पता है, तो मैं सिर्फ़ उसी की बात करता हूँ और बाकी जो रीजन्स हैं उसके एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। सो बलोनिया जो है, पार्मा है और रिमिनी है, मोदेना है, रेज्जियो एमिलिया है। ये सिटीज़ जो हैं वो एमिलिया रोमानिया रीजन में आती हैं और इस रीजन में जो स्कॉलरशिप बॉडी है, जो इस रीजन की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देती है, वो कहलाती है एर्गो। तो यहाँ वालों को एर्गो मिलती है। इसी तरह जो दूसरे रीजन हैं, टोस्काना रीजन है, डीएसयू है, लाज़ियो रीजन है, हर रीजन की अलग-अलग स्कॉलरशिप्स हैं। तो इसमें आपको इस साल जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गई है। लास्ट ईयर तक आपको जितनी भी मिलती थी, इस साल अभी जो हमें पैसे मिले हैं और जो आगे मिलने हैं, वो कुल मिला के 7600 यूरोज़ बनते हैं। पूरे साल के 7600 यूरोज़, जो मोर देन इनफ होते हैं। आपके खर्चे के अलावा आपकी बाकी चीज़ें भी इसमें हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या रीजनल स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें एक हैं। मतलब आप गरीब हो, आपको इटालियन सरकार से स्कॉलरशिप चाहिए, आपको रीजनल स्कॉलरशिप चाहिए, ये तीनों एक ही में आता है। कोई भी ये तीनों आपको बताए कि यार ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो आप समझ जाओ कि वो इस स्कॉलरशिप की बात कर रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप होती है, वो होती है मेरिट बेस्ड। अभी हमने बात की नीड बेस्ड की और दूसरी होती है मेरिट बेस्ड। अगर आपको पूछना है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कहाँ से कैसे मिलेगी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक करो। जहाँ पर आपको एडमिशन मिला आप वहाँ चेक करो और अपने प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर है या डायरेक्टर हैं, जिसने आपको बड़ी सी ईमेल लिख के भेजी होगी कि आपका एडमिशन हो गया है, आप उसको ईमेल करो कि भाई मुझे रीजनल स्कॉलरशिप का पता करना है, मुझे क्या करना होगा। तो इसी तरह ये स्कॉलरशिप जो है वो वीज़ा से पहले या वीज़ा के बाद, कुछ रीजन में ये होता है कि वीज़ा फाइल सबमिशन से पहले ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाती है। तो आप पहले स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अभी डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, जो भी आपने जो प्रोसेस होता है वो आप करने के बाद सबमिट कराते हो डॉक्यूमेंट्स और फिर वीज़ा फाइल करते हो। और कुछ रीजन में ऐसा होता है कि आपने जस्ट वीज़ा फाइल करना है और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। जब आपका वीज़ा लग जाए, आपने इटली जाना है और उस रीजन में, उस सिटी में जाके जो प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज़ हैं, वो फॉलो करना है आपने। ये कुछ रीजन्स का होता है। ये भी आपने कहाँ पढ़ना है, जिस रीजन में आपका एडमिशन हुआ है, उस रीजन की स्कॉलरशिप जो बॉडी है, जो स्कॉलरशिप देती है, आपने उसकी वेबसाइट पे जाके देखना है। ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं मई, जून या जुलाई में। मतलब स्टार्ट ऑफ जून से लेकर मिड जून तक ये अनाउंस हो जाती हैं, या एंड ऑफ मई से भी आप कह सकते हो। ये अनाउंस हो जाती हैं, फिर रीजन टू रीजन वेरी करता है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। और ये बहुत ज़्यादा लेट हो तो अगस्त या सितंबर, इससे ज़्यादा लेट नहीं होती। हमारे रीजन में जो है वो अगस्त इसकी लास्ट डेट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आप बना सकते हो।
तो बहुत सारे लोग बैंक स्टेटमेंट और इनकम सर्टिफिकेट को कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे और आपने ये पूरी वीडियो नहीं देखी, उसके बाद फिर आप आके कमेंट करते हो या मुझसे इनबॉक्स में पूछते हो, तो मैं आपको इसका रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मतलब मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। नोट्स बना बना के बताने का मतलब ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो प्लीज़ आप वीडियो देखे बिना मत आना। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, मैं एक जनरली हर रीजन की बात कर रहा हूँ। हर रीजन में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है आपका एफआरसी, जिसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फुल फॉर्म होता है। कुछ लोग इसको फैमिली कंपोजिशन भी कहते हैं। इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और डेट ऑफ बर्थ और एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी डिटेल्स है आपकी वो सारी उसमें होती है। तो ये आपको बन के मिलता है नादरा से। इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या होता है? अब जिस तरह आपको वीज़ा के लिए आपका एक स्पॉन्सर होता है, वो स्पॉन्सर अम्मी-अब्बू, भाई-बहन के अलावा नहीं होता। इसी तरह स्कॉलरशिप के लिए भी आपका एक स्पॉन्सर होता है। अब वो स्पॉन्सर अम्मी-अब्बू, भाई-बहन होते हैं, तो इसीलिए एफआरसी में, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में या कंपोज़िशन में उसमें दिखता है कि भाई अब्बू ये हैं, आपके अम्मी हैं, भाई ये हैं, बहन ये हैं। जो भी आपका स्पॉन्सर है, वो उसमें शो हो रहा होता है। तो ये आपका जस्ट 1000 पीकेआर, 1000 पीकेआर में बनता है। नादरा से, नादरा की वेबसाइट पे आप अपनी सारी डिटेल्स पुट करते हो, तो आपको ये एफआरसी जनरेट होके मिल जाता है। आपको उनके ऑफिस जाने की भी कोई नीड नहीं है। आपका दूसरा डॉक्यूमेंट आता है इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट क्या है? जब आप वीज़ा फाइल करने जाते हो, तो वहाँ पर आपको चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरा एक अकाउंट है, मेरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है? अब मैं पिछले 5 साल से मेरा अकाउंट चलते आ रहा है, उसमें पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मैं पैसे डिपॉज़िट भी करता हूँ, मेरी सैलरी आती है या मैं बिज़नेस के पैसे उसमें डिपॉज़िट करता हूँ और जब चाहिए होते मैं निकालता हूँ। अब मुझे जाना है वीज़ा फ़ाइल करने, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब मैं वीज़ा फ़ाइल करने जा रहा हूँ, तो उससे 1 दिन पहले मैं अपने बैंक जाता हूँ कि भाई मुझे पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल के दो। वो मुझे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल के देते हैं। मैं उस पे मैनेजर का साइन, मैनेजर की स्टैम्प और उसके ब्रांच की स्टैम्प उसमें लगवाता हूँ ओरिजिनल, ताकि पता चले कि ओरिजिनल है, कोई स्कैम नहीं है। उसको मैं अपने वीज़ा फाइल के साथ अटैच करके जाके वीज़ा फाइल सबमिट करता हूँ। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है, आप साथ ऐसे लेके जाते हो। और दूसरी चीज़ होती है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है एफबीआर से मिलता है। पाकिस्तान में जो टैक्स का इदारा है एफबीआर, तो ये आपका वहाँ से बनता है। आपके जो स्पॉन्सर हैं, मैं हर बार कहता रहता हूँ कि आपके स्पॉन्सर का जो है वो फाइलर होना लाज़मी है। अब फाइलर होने का क्या मतलब है? फाइलर होने का मतलब ये है कि उनको पता होगा कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, वो हर महीने कितना कमाते हैं, पूरे साल में उनकी कितनी इनकम है, सारी डिटेल उनके पास होती है। इसको अब और आसान करके मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि मैंने अपने फादर को अपना स्पॉन्सर बनाया था। मेरे फादर की हर मंथ सैलरी आती थी 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जितनी भी आती थी। मिनिमम आपको समझाता हूँ, मेरे फादर की आती थी 50,000 सैलरी, ठीक है? अब 50,000 सैलरी आती थी, वो एफबीआर वालों को पता थी कि भाई इस बंदे की सैलरी जो है हर महीने 50 आ रही है। अब मैं उनके पास गया, मेरे फादर पिछले कोई 20-25 साल से जॉब कर रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ कि भाई मुझे जो है ना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए मेरे फादर का। तो वो बोलेंगे आपका जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं, टैक्स रिटर्न हर साल जो टैक्स पेयर होता है, वो टैक्स रिटर्न्स उसके फाइल होते हैं, उसकी सैलरी में से या जो भी टैक्स कटता है डिडक्ट होता है, ठीक है? अब वो मुझे कहेंगे टैक्स रिटर्न्स लेकर आओ। अब मैं टैक्स रिटर्न्स लेकर जाता हूँ, तो उस पे एनटीएन नंबर होता है या जो भी डिटेल्स होती हैं, वो देखते हैं, अपने सिस्टम में पुट करते हैं, तो वहाँ से आपका जो भी स्पॉन्सर है, मेरे फादर की सारी डिटेल्स उनके पास आ जाती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट निकाल के दो। अब यहाँ पर भी हर रीजन का अलग-अलग होता है। अब कुछ रीजन जो होता है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो पिछले साल का माँगते हैं। जैसे कि अभी 2024 में आप अप्लाई करोगे, तो कुछ रीजन्स कहते हैं कि 2023 का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ रीजन्स ऐसे हैं तो कहते हैं हमें 2022 का चाहिए। तो ये आप उसमें कॉल में पढ़ लेना। उसी हिसाब से आप एफबीआर से ऑफिस जाओ, वहाँ उनको बोलो कि इनकम सर्टिफिकेट निकाल के दो। वो डिटेल्स पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि भाई आपके स्पॉन्सर ने या मेरे फादर ने पूरे साल कितना कमाया है। अब वो उसको प्रिंट करके मुझे दे देंगे, स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए। अब उसमें मेरे फादर की डिटेल आ गई कि इसने पिछले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख कमाए, 30 लाख कमाए। तो फिर मैं उस इनकम सर्टिफिकेट को अपने पास सँभाल के रखता हूँ। तो मेरे 2 डॉक्यूमेंट हो गए रेडी। एक एफआरसी जो नादरा से मिला और दूसरा जो मुझे इनकम सर्टिफिकेट है वो मुझे मिला एफबीआर से। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब जैसा कि आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी होगी, अब वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपका बनता है या तो मुख्तियारकार ऑफिस से या डीसी ऑफिस से या फिर इसी तरह कोई कराची में कोई इदारा है, मुझे ऑफिस है उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो वहाँ से बन जाता है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये, अगर एफबीआर वाले आपके सर्टिफिकेट में ये मेंशन कर दें कि इस बंदे की या इसके स्पॉन्सर की कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकम सर्टिफिकेट में लिख दें, तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में इनकम की,
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी की भी कुछ लिमिट्स हैं। अब वो लिमिट्स का क्या मतलब है? अगर आपकी प्रॉपर्टी और अगर आपकी इनकम, आपके स्पॉन्सर की इनकम उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेट्स से आपके स्पॉन्सर की पूरे साल की सैलरी, पूरे साल की जो इनकम है, वो 24,000 यूरो से ज़्यादा है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपके स्पॉन्सर की जो प्रॉपर्टी है, वो 50,000 यूरो से ज़्यादा है, तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था और डॉक्यूमेंट्स का कि कहाँ से कौन से बनेंगे, और इसमें फिर और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो वो हर रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, तो वो बेहतर है कि मैं इस वीडियो में ना बताऊं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई बात फिर भी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई रिकमेंडेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम।